ये क्लास 12th इंटीग्रेशन सीरीज का लेक्चर 23 है। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है। तो 8 में देखिए, इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको पार्सली इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो पार्सली ब्रेक जब मैं करता हूँ तो कुछ इस तरह से मेरा फॉर्म बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एबीसी का वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर पार्ट कैंसिल हो गया, इसको मैं सपोज कर लिया इक्वेशन नंबर 1। अब एबीसी का वैल्यू निकालने के लिए इसको हम लोग यहाँ पर या तो इक्वेटिंग ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट का यूज़ कर सकते हैं, या तो लिनियर फैक्टर का भी जो दिया गया है उसका जीरो इसको पुट करके भी निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को कोफिशिएंट को इक्वेट करके बताता हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ लिनियर फैक्टर का जीरोस पुट करके। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट को इक्वेट करके बताता हूँ। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन के बाद मेरा आया हुआ है। अब मैं यहाँ थोड़ा सा क्या करता हूँ, सेट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो x इक्वल टू मेरा जो बनेगा a, ठीक है, एक्स स्क्वायर ला पार्ट का प्लस सी है, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर और सी एक्स स्क्वायर, तो a प्लस सी बनेगा। तो a प्लस सी रख लेता हूँ यहाँ से। फिर x वाला पार्ट, तो देखिए ए एक्स है, बी एक्स है और यहाँ -2x है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, a प्लस बी एक्स तो प्लस बी होगा, और -2cx है तो केवल का केवल -2c रख देता हूँ, और x कोफिशिएंट कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या बनेगा इधर, तो यहाँ से -2 बनेगा कांस्टेंट वाला पार्ट में, प्लस क्या बनेगा 2a था तो 2b भी बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि b इंटू 2 हो रहा है और c इंटू 1 हो रहा है तो c हो रहा है। तो ये कांस्टेंट वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, x का कोफिशिएंट को इक्वेट करके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का जब कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो लेफ्ट पार्ट मेरा जो है, ठीक है, तो लेफ्ट पार्ट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो कुछ है ही नहीं, क्यों एक्स स्क्वायर टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब जीरो है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ए प्लस सी जो बनेगा वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल। ठीक है, सिमिलरली कांस्टेंट पार्ट, तो कांस्टेंट पार्ट के लिए या तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट इधर 1 है और इधर क्या मेरे पास आ चुका है, ए प्लस बी माइनस क्या है 2c, और ये इक्वल टू क्या है 1 के इक्वल है। और लास्ट में मेरा जो कांस्टेंट पार्ट आया हुआ है -2a है, प्लस क्या है मेरे पास 2b है, और साथ में क्या है प्लस c है। ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। ये रोमन इक्वेशन 1 में सपोज करता हूँ, ये रोमन इक्वेशन 2 में सपोज करता हूँ, और ये रोमन इक्वेशन में 3 सपोज करता हूँ। और ये तीनों को बारी बारी से सॉल्व करके ए बी सी का वैल्यू मैं निकालूंगा। तो ए बी सी का वैल्यू निकल जाएगा, फिर मेरा क्वेश्चन क्या हुआ, वर्क हो गया। तो ए बी सी का वैल्यू कैसे ये निकलेगा, सो देखें। अगर मैं यहाँ पे देखिए ए प्लस सी इक्वल टू जीरो है और ए प्लस बी इक्वल -2c इक्वल टू जीरो है, तो ऐसा करते हैं हम यहाँ पे इसको किसी न किसी हाल में किसी एक को तो मुझे एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। मैं इक्वेशन 1 को क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको 3 के साथ ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन जो मेरे पास जो रोमन इक्वेशन है, ठीक है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और उसके साथ क्या ऐड कर दिया, इक्वेशन नंबर 3। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2a, फिर बनेगा ये 2b, और यहाँ से मेरा बन जाएगा -4c इक्वल टू क्या होगा, 2 1 जा 2। और इसके साथ हमें इक्वेशन 3 को ऐड करना है, 2a प्लस मेरे पास क्या है 2b, और यहाँ से क्या है मेरे पास प्लस c है इक्वल टू क्या है, जीरो है। जब ऐड करना है तो ये तो पार्ट मेरे पास कैंसिल होगा, यहाँ से बनेगा मेरे पास 4b, और यहाँ से बनेगा -3c इक्वल टू जीरो है। ठीक है, 4b -3c बन गया, तो 4b -3c। तो अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको पूरे इक्वेशन को ए या सी में ही कन्वर्ट कर लेता हूँ। देखिए कहाँ से अब मेरे पास आंसर आएगा, क्योंकि मेरे 4b -3c में आ चुका है। तो यहाँ से एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से पूरी तरह इक्वेशन को ये बी में ही चेंज कर लेता हूँ। तो ए का वैल्यू यहाँ से जो है, ए या बी का वैल्यू, अच्छा मैं बी का वैल्यू इक्वेशन 2 से इसमें पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन 2 से जब बी का वैल्यू इसमें पुट करूँगा तो क्या आएगा, सो देखें। बी का वैल्यू जब मैं इक्वेशन 2 से पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 1 + 2c बनेगा। ठीक है, और साथ में मेरे पास क्या आएगा, -a आएगा। अब फिर मेरे पास क्या है, यहाँ -3c है इक्वल टू 2 है, तो इधर मेरे पास आएगा 4 प्लस आएगा 4 2 जा 8c, माइनस क्या आएगा ये 4a, माइनस क्या होगा 3c इक्वल टू 2 है। तो इधर मेरे पास जो डेटा बन रहा है वो आ जा रहा है 5c
माइनस क्या बन रहा है 4a, और ये 2 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो -2 बनेगा। देखिए अभी इक्वेशन 1 ए प्लस सी में है और ये ए प्लस, ये ए और सी में ही है। तो ऐसे केस में मैं दोनों को आसानी से एलिमिनेट कर पाऊंगा। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, ये रोमन 4 मान लेता हूँ, तो क्योंकि इक्वेशन को सॉल्व करना ही मेरे लिए यहाँ पे टारगेट है मेन। तो ऐसे केस में देखिए हम इक्वेशन 1 को क्या करता हूँ 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 5a आ जाएगा और साथ में ये क्या आ जाएगा 5c आ जाएगा। ओ सॉरी, मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा इसको फिलहाल। ये मैं इसको क्या करता हूँ 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कौन वाला पार्ट को, इक्वेशन 4 को। तो 4 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 4a प्लस क्या होगा 4c इक्वल टू क्या होगा 0। ये दोनों पार्ट में देखिए -4a प्लस 4a कट रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है 9c बन रहा है और ये -2 बन रहा है। तो ये तो कन्फर्म हो गया, c इक्वल टू -2/9 आ गया। ठीक है, एक मेरा आंसर यहाँ पे अभी तक आया हुआ है, c इक्वल टू -2/9 आ कर है। ठीक है, अब -2/9 तो मेरा सी का वैल्यू आ चुका है। अब हमें चाहिए किसका वैल्यू चाहिए, ए और बी का भी वैल्यू चाहिए। तो ए का देखिए, ए का तो वैल्यू बड़ा 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 आसानी से दिख रहा है मुझे, क्योंकि ए प्लस सी इक्वल टू 0, तो सी का वैल्यू -2/9 पुट करेंगे तो यहाँ से ए का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा +2/9 आ जाएगा। चलिए ए और सी मेरे पास आ गया, मुझे बी की वैल्यू चाहिए। तो बी का वैल्यू निकालने के लिए मैं कहाँ पे यूज़ करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 का या 2 का यूज़ करूँगा। देखिए मैं बी का वैल्यू निकालने का प्रयास करता हूँ। तो बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, सो देखिए मैं इतना में निकाल लूँगा बी का वैल्यू। ए का वैल्यू मेरे पास 2/9 है, ठीक है, और जो बी का वैल्यू है वो अता पता नहीं है। बट सी का वैल्यू तो मेरे पास मालूम था, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2/9 था तो 2/9, ठीक है, और ये इक्वल टू क्या है 1 है। तो देखिए 2/9 और 4/9 यानी कि 6/9 हो गया। तो बी का जो वैल्यू होगा 1 - 6/9, ठीक है, तो 6 हो जाएगा, ये 3 यानी कि 3/9 बचेगा। तो बी का वैल्यू 1/3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए बी का वैल्यू किसके इक्वल आ गया 1/3 के इक्वल। अब मैं इसको इंटीग्रेट करने के लिए आगे वर्क कर लूँगा। जब मुझे ए बी सी की वैल्यू मिल चुकी है तो मैं इसको इंटीग्रेट करने के लिए ये पार्ट में पुट कर लूँगा। ठीक है, और इसको स्पेशली इंटीग्रेट कर दूंगा। ए का वैल्यू 2/9, बी का वैल्यू मेरे पास आ चुका है 3/9 यानी कि 1/3, और सी का वैल्यू मेरे पास दिख रहा है -2/9। तो मैं यहाँ पे इसका वैल्यू को पुट कर लूँगा। ठीक है, देखिए ये मेरे पास दिख रहा था। मैं आगे जाके इसको इंटीग्रेट करने के लिए कुछ इस तरह से वर्क करूँगा, आई इक्वल टू, और इसको मैं ए बाय क्या था मेरे पास एक्सप्रेशन जो था ए बाय, देखिए मेरे पास क्या एक्सप्रेशन जो बना था a/x-1 था, तो x-1 ले लूँगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा a/x-1। दूसरा एक्सप्रेशन b के जगह में मैं यहाँ पे 1/3 लिखूँगा। ठीक है, और इसके बदले क्या था x-1 का होल स्क्वायर था मेरे पास। ठीक है, और इधर मेरे पास क्या डेटा था c के बदले क्या आया हुआ है मेरा -2/9 आया है, और ये किसके इक्वल था, देखिए सी के बदले मेरे सी x+2 था, तो x+2 यहाँ पे रखना पड़ेगा मेरे पास। ठीक है, ये x+2 हो गया, और उसको होल इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे dx लगा लिया। ठीक है, आगे जैसे इसको वर्क करना चाहेंगे तो ये 2/9 तो कांस्टेंट पार्ट है, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा मेरे पास 1/x-1 dx बनेगा। फिर यहाँ से 1/3 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से 1/3 कॉमन ले आने के बाद कुछ इस तरह से दिख जाएगा, x-1 का क्या है होल स्क्वायर है, और ये dx है। ठीक है, फिर यहाँ से मेरे पास क्या है -2/9 को कॉमन ले लेते हैं, तो कुछ इस तरह से दिखने लगता है, x+2 dx दिख जाता है। ठीक है, पर अब यहाँ के बाद इसके बाद ये तो 2/9 का 2/9 रहेगा ही, इसका इंटीग्रेशन में मेरा आ जा रहा है log mod ऑफ x-1, और इसका इंटीग्रेशन में -1/3 लगा देते हैं, और ये क्या आ जाएगा log नहीं, ये तो डायरेक्ट आंसर आएगा, सॉरी इसका आंसर तो मेरे पास क्या होगा डायरेक्टली आ जाएगा। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आएगा, देखिए इसका आंसर क्या आएगा, आंसर यहाँ पे x-1 अपॉन, मेरे पास कुछ इसका इस तरह से आंसर आता है, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 1/x-1 आ जाएगा।
ये क्यों आएगा, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। और यहाँ पे क्या होगा, -2/9, ये हो जाएगा लॉग मोड ऑफ x - 2, अब प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी वगैरह यूज़ कर लेते हैं। देखिए ये कहाँ से लिखे हुए हैं, ये सेकंड वाला पार्ट में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आपको मालूम है 1/x का जो डेरिवेटिव होता है, ठीक है, 1/x का जो डेरिवेटिव है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x² होता है। तो उसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x होगा कि नहीं होगा। तो यही फॉर्म में तो है, केवल का केवल इसको अरेंज कर देते हैं। देखिए 2/9 वाला पार्ट आ रहा है, तो 2/9 को कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, और लॉग a/b का में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो x-1 अपन क्या हो जाएगा x-2। और ये केवल अरेंज करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1/3, ठीक है। और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 1/x-1, ठीक है, अब प्लस c, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके।